बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 5। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 5 और आज हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 10 का और हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये वो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जिसका नाम है हबल टेलीस्कोप और ये नासा ने लॉन्च किया था। हबल जिस इंजीनियर ने डिजाइन किया है टेलीस्कोप उसका नाम है, उसके नाम पर रखा गया हबल टेलीस्कोप। इसके जरिए आप किसी भी गैलेक्सी को बहुत ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। तो टेली माने दूर, जैसे टेलीफोन कहते हैं, टेली माने दूर, फोन माने आवाज, दूर की आवाज, और टेलीस्कोप का मतलब होता है टेली माने दूर और स्कोप माने वाज़े, जो दूर को वाज़े कर सके। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप स्पेस पे मौजूद जितनी चीजें हैं उनको क्लियरली देखने में हेल्प करता है। एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सी हेवनली बॉडीज सच एज मून, स्टार, प्लैनेट्स। हेवनली बॉडीज, देखिए जो चीजें जमीन पर पाई जाती हैं उनको टेरेस्ट्रियल बॉडीज कहते हैं और जो जमीन पर ना पाए जाए उनको हेवन कहते हैं। जैसे आप जन्नत कहते हैं कि हेवन, तो हेवन का मतलब है कि विच इज नॉट इन अर्थ। तो मून है, ये स्टार है, ये सब जमीन पर नहीं है, इनको देखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एक छोटी सी बात समझिएगा पहले आप, अगर आपके पास एक लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हो तो ये तमाम लाइट को कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पर जिसको बोलेंगे फोकस। लेकिन अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो पर आपस में पैरेलल हो तो अब भी ये कन्वर्ज होगा फोकस पर, और फोकस अब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा। इसी तरह अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, आपस में पैरेलल हो और नीचे से ऊपर की तरफ होगा तो फिर फोकस ऊपर भी हो सकता है। इट मींस कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएगी और इमेज बनेगा फोकस पर। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो लेंस पहला है, जो आपके किसी भी स्टार या गैलेक्सी जिसको देखना है उसके सामने है, तो उसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएगी और इमेज बनेगा फोकस पर, जो रियल, इनवर्ट एंड वेरी स्मॉल इन साइज होगा। अब हम आईपीस को ऐसे मूव करेंगे कि ये ए डैश बी डैश इसके फोकस के अंदर आ जाए। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे कि आईपीस को जब आप आगे मूव करते हैं तो ये जो ए डैश बी डैश है, जो इमेज है, इसके लिए अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है इस लेंस के लिए। क्योंकि आप इधर से देख रहे हैं तो चीज आपके आई के सामने बननी चाहिए, और आई के सामने बनने के लिए जरूरी है कि इमेज वर्चुअल हो, और वर्चुअल के लिए जरूरी है कि ये ऑब्जेक्ट जो किसके लिए ऑब्जेक्ट है वो फोकस के अंदर हो। देखिए जब ये पीछे मिलाएंगे ये इमेज बन गई ए डबल डैश बी डबल डैश, जो वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, वेरी मच लार्ज इन साइज है। लिहाजा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दरअसल दो लेंसेज होते हैं इसके अंदर, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस। It consists of two convex lenses fixed at the end of two tube. One of these tube can slide into or out of the other. जो eyepiece जिस ट्यूब में लगा होगा उसको आप अंदर या बाहर मूव कर सकें, ताकि इसको एडजस्ट कर सकें। जो लेंस ऑब्जेक्ट के सामने उसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे, इसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी और इसका अपर्चर भी ज्यादा होगा। The convex lens near orbit is called objective. It is of long focal length and large aperture. और जो लेंस आई के सामने होगा उसे आई पीस कहेंगे, इसका अपर्चर भी छोटा होगा और उसकी फोकल लेंथ भी कम होगी। अगर आप थोड़ा गौर करें तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक दूसरे की उलट होगा। वहां ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और अपर्चर कम था और आई पीस ज्यादा था, और यहाँ उल्टा हो गया। यानी अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाना चाहते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव को आई पीस कर लीजिए और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आई पीस को ऑब्जेक्टिव, यानी कि लेंस को उलट दीजिए। अगर आप उलट देते हैं तो ये टेलीस्कोप फॉर्म हो जाता है। अब कैसे वर्किंग करता है ये? When a parallel rays of light from a distance object fall on objective,
A real inverted and diminished मानी बहुत छोटी इमेज मिलती है a dash b dash. This image a dash b dash और जो इमेज है ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए, और हम आईपीस को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है a dash b dash आईपीस के लिए वो उसके फोकस के अंदर आ जाए, और हम इसको इतना अंदर मूव करेंगे कि बनने वाला इमेज हमारी आई से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पे हो, ताकि हम उसको साफ साफ देख सके। अच्छा, मेन सवाल ये पैदा होता है कि सर पेपर में ये सवाल किस तरह से आएगा, हमें लिखना क्या होगा। आपको ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी है। एग्जाम में सवाल ये पूछेंगे आपसे कि आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की रे डायग्राम बनाई फॉर इन्फिनिटी। क्या मतलब इन्फिनिटी का? देखिए, ऑब्जेक्ट से रेस पैरेलल आ रही है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इमेज भी इन्फिनिटी पर बनना चाहिए। अब वो डायग्राम कैसे बनाएंगे वो आपको भी समझाऊंगा, और फिर उसकी मैग्नीफाइंग पावर को ड्राइव करने आता है। दो चीज आती है, रे डायग्राम फॉर इन्फिनिटी जो अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, और दूसरा है मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन और फिर उसकी डेफिनेशन। क्या करेंगे, लेंस बना दिया आपने और ये दो रेस यहाँ पर मिल गई, इमेज बन गया। अब आपने आईपीएस शो किया, ये रे यहां से ले गए, दूसरी आप बिल्कुल उसी के पैरेलल ले गए और उसी को पीछे शो कर दिया आपने। और अब आप कह सकते हैं कि इस लेंस का फोकस भी यहाँ पर है और इस लेंस का फोकस भी यहीं पर है। एफ ओ माने फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, एफ ई माने फोकस ऑफ आईपीस। तो इसका मतलब लेंस से लेकर के यहाँ तक का जो फासला होगा, इस लेंस के लिहाज से ये इमेज है तो ये क्यू होगा, और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये इमेज है तो क्यू ओ होगा, और यही फोकल लेंथ एफ ओ भी होगा। ऐसे ये ए डैश बी डैश बनेगा ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए, तो इतना फासला पीई होगा, आईपीस की वजह से पीई होगा, और यही एफ ई भी होगा। और दो लेंस के बीच के फासले को बोलेंगे एफ ओ प्लस एफ ई। अब आते हैं जनाब मैग्नीफाइंग पावर पर, जरा गौर कीजिएगा। मैग्नीफाइंग पावर का दो फॉर्मूला है, एक होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक फॉर्मूला होता है बीटा ओवर अल्फा। बीटा अल्फा क्या है, आइए देखते हैं। ये रे आ रही है ऑब्जेक्ट से, तो टेलीस्कोप पर जो उसका एंगल बन रहा है वो कम है, अल्फा कहेंगे इसको आप, और ये रे जा रही इमेज की तरफ और इसका एंगल ज्यादा हो चुका है बीटा। अब ये बीटा जितना ज्यादा होगा इस अल्फा से उतना ही मैग्नीफाई हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ बीटा टू द अल्फा। बीटा एंगल है इमेज का और अल्फा एंगल है ऑब्जेक्ट का। अब एक बात को समझिएगा, वो ये है कि आप टेलीस्कोप को इस्तेमाल करेंगे बहुत दूर किसी चीज को देखने के लिए जो कि आपको नेकेड आई से नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो ये एंगल अल्फा बेइंतहा कम होगा, 1 डिग्री से भी कम होगा, और बीटा भी डेफिनेटली कम होगा, लेकिन अल्फा से बहुत ज्यादा होगा। तो अल्फा और बीटा जो है वो बहुत कम एंगल है, 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास होंगे, और अल्फा तो 1 डिग्री से भी हजारवां हिस्सा कम होगा। लिहाजा ये अल्फा और बीटा अगर बहुत कम है तो क्या होगा, आइए सुनिए। यकीन न आए तो आप चेक कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर से। आप 1 डिग्री का साइन निकालें और 1 डिग्री का टेंजेंट निकालें, दोनों के आंसर सेम आएंगे 0.0174। और इसी तरह से अगर आप 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो भी आएगा 0.0174। अच्छा याद रखिएगा, साइन कॉस टेंजेंट सेक कोसेक कॉट का जब भी एंगल होता है वो हम लोग डिग्री में ही लेते हैं, तो यहाँ डिग्री शो करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर खाली एंगल लिखा हो, साइन कॉस टेंजेंट ना हो, तो फिर डिग्री लिखना पड़ता है। और रेडियन के लिए आपको कोई निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, एक सर्किल में 360 डिग्री होते हैं और 2 पाई रेडियन होते हैं। 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर होगा 2 पाई डिवाइड बाय 360। अगर आप चेक करें, 2 को करें 3.14 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 360 से, तो आंसर आएगा 0.0174। यानी 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें या 1 डिग्री का साइन निकालें या 1 डिग्री का टेंजेंट निकालें, आंसर सेम आएगा। इवन 2-3 डिग्री पर भी यही बात होगी। अगर एंगल 10-15 डिग्री से बढ़ जाता है तो फिर ये चीज मैच नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा बहुत कम है, तो और एंगल के साथ यहाँ डिग्री का निशान नहीं है, तो समझ लें रेडियन में। अगर एंगल डिग्री में हो तो सर्किल का निशान बनाते, पर एंगल के साथ अगर ना बना हो निशान सर्किल का, तो समझ लें वो एंगल रेडियन में है। लिहाजा ये बीटा अल्फा रेडियन में है।
और रेडियन को हम डिग्री में ला सकते हैं साइन और टेंजेंट के साथ, कॉस नहीं, साइन या टेंजेंट। तो मैं इस बीटा को लिख सकता हूं साइन बीटा या टेंजेंट बीटा, मैं लिख सकता हूं अल्फा को साइन अल्फा या टेंजेंट अल्फा। मैं लिख रहा हूं बीटा को टेंजेंट बीटा और लिख रहा हूं अल्फा को टेंजेंट अल्फा। अब आप बोलोगे सर टेंजेंट क्यों इस्तेमाल करें, साइन इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अभी आप समझ जाएंगे थोड़ी देर। पहले जरा यहां देखिएगा, जरा इस जगह देखिएगा, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया और वो राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल बीटा। अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा है, क्योंकि जब दो लाइनें कट करेंगी तो जो एंगल यहां होगा वही यहां होगा। अगर ये एंगल बीटा है तो एंगल के सामने हो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज और ये बच गया बेस, जो मालूम है एफ ई, क्योंकि हमें बेस पता है। अगर बेस पता है तो बेस टेंजेंट में तो आ सकता है, साइन में नहीं आ सकता। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और होता है टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कॉस तो हम यूज कर नहीं सकते, क्योंकि अगर एंगल बहुत कम है तो वो रेडियन में हो या साइन या टेंजेंट के डिग्री में हो, बात एक ही है। तो हम इसको टेंजेंट लिख सकते या साइन लिख सकते। हमने टेंजेंट क्यों लिखा? क्योंकि हमें बेस मालूम है। तो टेंजेंट बीटा कैसा आएगा? परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश ओवर बेस एफ ई, ए डैश बी डैश ओवर एफ ई। अब आ जाइए इस ट्राइंगल पर। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो गया और एंगल के सामने हो गया वही परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश और इसका बेस हो गया यहां से यहां एफ। लिहाजा टेंजेंट अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश ओवर बेस एफ, ए डैश बी डैश ओवर एफ। ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाइए तो उलट दीजिए तो ये बन जाएगा एफ ओ ओवर एफ ई। लिहाजा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एफ ओ ओवर एफ ई आ गया। एफ ओ का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और एफ ई का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये फॉर्मूला एक और बात बता रहा है, क्या वो ये बता रहा है कि अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाना है तो एफ ओ को बढ़ाना और एफ ई को कम करना है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ रखेंगे ज्यादा और आई पीस रखेंगे फोकल लेंथ कम। जितना एफ ओ बड़ा होगा एफ ई से उतना ज्यादा इमेज मैग्नीफाई हो जाएगी आपकी। अब यहां से एक बात और याद रखना है, और वो ये है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी, तो ऐसी सूरत में लेंथ होगा एफ ओ प्लस एफ ई, रेज भी आएगी पैरेलल, जाएगी भी पैरेलल और मैग्नीफाइंग पावर होगा एफ ओवर एफ ई। यानी अगर हमारे पास दो लेंस हो F1 और F2 और रेस आ रही हो पैरेलल और जा भी रही हो पैरेलल, तो दो लेंस के बीच का फासला L F1 प्लस F2 होगा। अब इसी पर एक न्यूमेरिकल देखिएगा, न्यूमेरिकल नंबर 1। बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं, तो बता रहा हूं कि आपने मेरे लेक्चर 2 बार देखना है एटलीस्ट। पहली बार आपने पूरा लेक्चर सुनना है, दूसरी बार में आपने कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक। और आपको जैसे अब न्यूमेरिकल आ रहा है तो आपने न्यूमेरिकल नोट सामने खोल लिया, उसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपने न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करना है और चेक करना है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट्स पहले नोट कर लीजिएगा। पॉइंट क्या नोट कर लिया? अगर रेस पैरेलल आ रही है और पैरेलल ही जा रही हो तो L होता है F1 प्लस F2। अब यहाँ देखिए, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, तो F1 20 आ गया। इस प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 F2, अगला 4 आ गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज? L मालूम करना है। और क्या है? इफ पैरेलल रेज ऑफ parallel rays entering the first lens leave the second lens as parallel ray, यानी पहले से भी पैरेलल आ रही है और दूसरे से भी पैरेलल जा रही है। और जब ऐसा होगा तो L होता है F1 प्लस F2, F1 20 है, F2 4 है, तो 24। ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है जो आपने भी कहीं पेपर में कभी आया नहीं, पर ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ऐसे ही अब एक और बात समझ लीजिए, अगर एक लेंस डाइवर्जिंग और एक कन्वर्जिंग हो, पैरेलल ही आ रही हो और पैरेलल ही जा रही हो, तो फॉर्मूला तो F1 प्लस F2 ही होगा, पर अगर डाइवर्जिंग है तो माइनस लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिएगा, a parallel light beam is diverged by a concave lens, concave of focal length 12.5, तो ये concave है तो F1 आ गया minus 12.5, and then made parallel once more by a lens of focal length, कौन सा लेंस है? convex lens है, तो प्लस आ जाएगा focal length और मालूम करना है फिर L। अब यहाँ पर क्योंकि एक डाइवर्जिंग और एक कन्वर्जिंग है, एक माइनस और एक प्लस होगा, पर एंटर हो रही है पैरेलल और जा भी रही है पैरेलल, तो फॉर्मूला वही आएगा F1 प्लस F2। पर यहाँ F1 को आप लेंगे माइनस 12.5 और F2 को लेंगे 50 और ये L आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। अब आइए न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल 3 बताऊंगा आपको आखिर में,
आखिरी सवाल होगा 4 पहले देखिए, बड़ा सिंपल सवाल। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन, आपको टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर पता है 1000। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर के यूनिट होते नहीं क्योंकि वो रेशो है एफओ का एफई से, तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा तो आपस में कैंसिल। ऑब्जेक्टिव पता है 15 mm फोकल लेंथ, 15 मीटर फोकल लेंथ, और मालूम करना आईपीस की फोकल लेंथ एफई। हमारे पास फॉर्मूला है एफओ ओवर एफई, और एफओ आपको मालूम है 15 और एम पता है 1000, एफई निकालना है तो एफई को ऊपर लाएं 1000 को नीचे लाएं, डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 0.015। क्यों आया मीटर में? क्योंकि जब एफओ मीटर में है तो एफई भी मीटर में आएगा। अगर एफओ सेंटीमीटर में होता तो एफई भी सेंटीमीटर में आता। ये मीटर में आ चुका है, पर बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है 15 mm। एक ही बात है, क्योंकि अगर आप मीटर को मिलीमीटर में लाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप यहां छोड़े तो भी सही है, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर करके mm में भी छोड़ना अच्छी बात है कि आपने दे दिया आंसर मीटर में भी और मिलीमीटर में, क्योंकि ये बहुत कम आ रहा है 0.015। तो आप चाहे तो 0.015 मीटर कहें या 1.5 सेंटीमीटर कहें या 15 मिलीमीटर कहें, एक ही बात है। अगर सेंटीमीटर में लाना है तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, अगर मिलीमीटर में लाना तो 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई। न्यूमेरिकल आपने 1, 2 और 4 देखा, ये तीनों न्यूमेरिकल बहुत आसान थे, ये एग्जाम में आए नहीं, आए भी तो एमसीक्यूज में आएंगे। और अब हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नंबर 5। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज 11, आपको मैग्नीफाइंग पावर पता है 11, एंड लेंथ और उसकी लंबाई पता है 120 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, मालूम करना एफओ और एफ। हमारे पास एम निकालने का फॉर्मूला है एफओ ओवर एफई, और एल का फॉर्मूला है F1 प्लस एफओ प्लस एफई। एम रखा आपने 11, एफई को ऊपर लाइए 11 एफई, तो एफओ बन जाएगा 11 एफई। अब यहां पर जहां एल है वहां रखा आपने 120, और जहां एफओ है वहां रखा 11 एफई। 11 एफई प्लस एफई 12 एफई हो जाएगा, और 12 से डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा 120 ओवर 12 यानी 10। तो एफ ई आ गया 10। क्यों आया सेंटीमीटर में? अगर एल सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। एफ ई तो आ गया, एफ ओ कैसे आएगा? यहां इस एफ ई की वैल्यू को पुट कर दीजिए। जब एफ ई पुट कर देंगे तो 11 इंटू 10, एफ 10 है, आएगा 110 सेंटीमीटर। अब आप चेक कर सकते हैं 110 प्लस 10 120, एल आ जाएगा 120। अच्छा देखिए, क्लासेस में हम पढ़ते हैं ना तो हम लोग रोज आते हैं, आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ आपने तो वीडियो को पॉज कर लेना है, लेकिन पॉज फिर मत कीजिएगा, आपने खुद करना, फिर चेक कीजिएगा कि आपने सही किया या गलत किया, फिर ऊपर चेक कीजिएगा। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 देखिएगा। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज अ लेंथ 105, आपको लेंथ पता है 105, एंड मैग्निफिकेशन पता है 6, और मालूम करना पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। अब यहां एक बात समझिए, पावर होता है 1 ओवर एफ, लिहाजा अगर आपको फोकल लेंथ मिल जाए ऑब्जेक्टिव और आईपीस की तो पावर भी मिल जाएगा। जैसे पिछले वाले सवाल में एल और एम मालूम था, आपने फोकल लेंथ मालूम किया था, ऑब्जेक्टिव और आईपीस का बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बस एक मसला है, देखिए पावर निकालना हो तो फॉर्मूला 1 ओवर एफ है, और पावर के यूनिट होते हैं डायोप्टर, और इसके लिए फोकल लेंथ का मीटर में होना जरूरी है। तो बेहतर है कि मैं इसी लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लूं, डिवाइड कर लूं 100 से आएगा 1.05 मीटर डिवाइड कर लिया। आप देखिए क्या फायदा होगा, बिल्कुल वही काम से लास्ट सवाल में आपने किया था। एम को रख देंगे आप 6, एफओ ओवर एफई को ऊपर ले आएगा 6 एफई, तो एफओ आ गया 6 एफई, यहां पुट करते हैं एफओ को 6 एफई, 6 एफई प्लस एफई 7 एफई, 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको आप, तो अब एफ ई आ जाएगा आपके पास। क्यों आएगा मीटर में? क्योंकि एल मीटर में, आंसर भी मीटर। फिर इसी को यहां रख दीजिए आप और सॉल्व कर लिए तो एफ ओ आ जाएगा 0.9 मीटर। अच्छा अब देखिए, क्योंकि एल को मीटर में कन्वर्ट किया था इसलिए एफ और एफ भी मीटर में आ गई। अब पावर निकालना है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो पावर होगा ऑब्जेक्टिव का 1 ओवर एफ। तो इस फॉर्मूले में पावर को डायोप्टर में लेते हैं और फोकल लेंथ को मीटर में, तो इस फॉर्मूले में एफ हमेशा मीटर में होना जरूरी है, इसीलिए हमने पहले एल को ही मीटर में कन्वर्ट कर लिया ताकि एफ और एफ ही हमें मीटर में मिल जाए और हम डायरेक्ट यहाँ रख लें। अगर आप सेंटीमीटर में छोड़ देते ना तो भी ठीक था, फिर ये सेंटीमीटर बनता, ये सेंटीमीटर में आता, फिर मीटर में कन्वर्ट करते, फिर यहाँ रखते। तो बेहतर है कि हमने एल को ही मीटर में कन्वर्ट कर लिया ताकि ऑटोमेटिकली एफ और एफ भी मीटर में आ जाए
और हम डायरेक्ट रख देंगे एफ ओ 0.9, 1 को डिवाइड करें 0.9 से आएगा 1.11 डायोप्टर पावर के यूनिट हो जाएंगे। तो पावर के यूनिट डायोप्टर होते हैं, बट एफ मस्ट बी इन मीटर। अगर आपको एफ ई मालूम करना है, पीई पावर ऑफ आई पीस मालूम करना है, तो 1/FE, और FE है 0.15, डिवाइड किया 1 को 0.15 से, तो ये आ जाएगा 6.66 डायोप्टर। तो न्यूमेरिकल 5 और 6 दोनों सेम है, बस एक फर्क है कि 5 में आपको सिर्फ फोकल लेंथ मालूम करना था, तो फोकल लेंथ तो सेंटीमीटर में भी आ सकता है, मीटर में भी आ सकता है। और यहाँ आपको पावर निकालना, पावर सिर्फ डायोप्टर में होता है, और डायोप्टर के लिए जरूरी था कि एफ ओ एफ ई मीटर में होता है, इसलिए हमने एल को मीटर में कन्वर्ट कर लिया ताकि एफ ओ एफ ई भी हमारे पास मीटर में आ जाए। बेटा बिल्कुल इसी तरह न्यूमेरिकल 7 है जो आपने खुद करना है। अब यहाँ पर पावर पता है 2 और 10, ऑब्जेक्टिव और आईपीस की। देखिएगा, पावर पता ऑब्जेक्टिव की 2, आईपीस की पता है 10, और फाइन मैग्निफिकेशन और लेंथ एम और एल। अभी सवाल बिल्कुल उल्टा हो गया। न्यूमेरिकल 6 में आपको एम एल पता था, पावर मालूम करना है, यहाँ पावर पता है, एम एल मालूम करना है। क्या करेंगे? पहला काम तो आप पावर से फोकल लेंथ निकाल लीजिए। एफ ओ, जैसे पावर 1/f होता तो f 1/p हो जाएगा। पावर है 2, क्योंकि पावर डायोप्टर में है होगा हमेशा और f मीटर में आएगा। ऐसे हम fe निकाल लेंगे 1/pe के फॉर्मूले से 0.1। जब आपको FO FE मिल गया है, अब आप L निकाल सकते हैं, FO प्लस FE, ये मीटर में है तो आंसर भी मीटर में आ गया। और मैग्नीफाइंग पावर मालूम करने के लिए FO/FE, FO आपको मालूम है 0.5, FE पता है 0.1, तो आप डिवाइड कर देंगे 0.5 को 0.1 से 5 आ जाएगा। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को जो FO/FE है उसको PE/PO भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए FO है तो नीचे PO आ गया, FE है तो PE है। तो आप यहाँ डायरेक्ट देखिए, PE 10 है और वो 2 है, तो 10 ऊपर रखा 2 नीचे रखा, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगी मैग्निफिकेशन। तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी। आपको तो FO/FE भी पता है, पावर भी पता है, आपकी मर्जी, आप इससे सॉल्व करें, आपकी मर्जी, आप इससे सॉल्व कीजिए। अगर आपने गौर किया तो न्यूमेरिकल नंबर 1, 2 और 4 तो बिल्कुल ही आसान था, वो एग्जाम में आया नहीं। 3 हमने किया नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट था 5 और 6 में इतना फर्क था कि 5 में आपको फोकल लेंथ निकालनी थी, 6 में आपको पावर निकालनी है, और 7 में पावर दे रखी, एम और एल मान। 5, 6, 7 ये 3 न्यूमेरिकल बहुत ही अहम है। न्यूमेरिकल नंबर 8 आपने खुद करना है बेटा, बिल्कुल सेम सवाल है। अब पावर जो है वो आईपीस की 2 और ऑब्जेक्टिव और आईपीस की, और ऑब्जेक्टिव के 2 और आईपीस की 20 दी हुई है आपको, और मालूम करना बिल्कुल सेम सवाल जैसे न्यूमेरिकल 7 है, आपने खुद करना है। नोट्स में इसके आंसर दिए होंगे, चेक कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 9 ये बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर 1 और 20 दिया हुआ है, तो जैसा न्यूमेरिकल नंबर 7 है वैसे 8 है, वैसे ही 9 है, तो 7, 8, 9 तीनों सेम है। 7 आप कर चुके हैं, 8 आपने खुद से करना है और हो जाएगा, बिल्कुल सेम सवाल। अब आइए, एक सवाल रह गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। ये भी एग्जाम में कभी आया नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको समझते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 1, 2 और 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सब के अंदर अगर आपने गौर किया होगा तो ये बता नहीं रहे कि इमेज कहां बन रहा है। इट मीन्स कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, लेकिन ये सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है, पढ़िएगा। मून लाइट यानी चांद की रोशनी है, अगर चांद की रोशनी है तो वो चांद से आ रही होगी, और चांद बहुत दूर है तो उसको देखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो बन गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आपको पता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर इमेज बनता है फोकस पर। ये इमेज बनेगा जो रियल इनवर्ट स्मॉल होगा और फोकस पर होगा। तो अगर इसकी फोकल लेंथ 19 है तो ये FO हो गया, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और यही इमेज भी बनेगा फोकस पर, तो इतना QO भी होगा, तो ये FO भी और यही QO भी है। तो FO या QO आपको मिल गया 19, विच इज 20.5 फ्रॉम अ सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस। और दूसरा कन्वर्जिंग लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ 2 है। Where is the image of the moon produce? यानी इमेज कहां बनेगा, यानी आपको QE मालूम करना है। तो दरअसल हम इस आईपीस को ऐसे मूव करेंगे कि ये A' B' फोकस के अंदर आ जाए, और आप उसकी वर्चुअल इमेज देखेंगे
और वही बताना है कि ये वर्चुअल इमेज जो ए डबल डैश बी डबल डैश है वो कहाँ पर है, यानी आईपी से कितना पीछे है या ऑब्जेक्टिव से कितना आगे है। देखिए इस सवाल में इस लेंस से लेकर के यहाँ तक का फासला QO है और यही फासला FO भी है क्योंकि यही फोकस भी है, तो QO और FO तो 19 हो गया और दो लेंस के बीच का फासला L 20.5 हो गया और सेकेंड लेंस यानी आईपीस की पता फोकल लेंथ FE और मालूम करना है QE। अभी हमने सॉल्व नहीं किया बल्कि पता है QE माइनस में आया फिर इमेज वर्चुअल। अब QE निकालने के लिए हमें पहले PE चाहिए। अब PE कैसे आएगा, देखिए भाई दो लेंस के बीच का फासला L, यहां से यहां तक QO और यहां से यहां तक PE, तो L होता है QO प्लस PE, ये L दो लेंस का फासला QO प्लस PE। तो जब L QO प्लस PE होगा तो मैंने इस QO को QO प्लस PE L बनेगा, मैं QO को यहां ले गया माइनस में, तो N आपको पता है 20.5 और QO पता है 19, तो आ गया 1.5। अब एक बात समझ लीजिएगा, FE कितना आ रहा है 2, FE आ रहा है 2, FE 2 है और PE 1.5 है, यानी ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है। वो जो इन्फिनिटी वाला केस होता है उसमें फोकस भी यहीं पर होता है आईपीस का। तो अगर तो ये FE और PE बराबर होता तो इमेज बनता है इन्फिनिटी पर और उस सूरत में मैग्नीफाइंग पावर FO ओवर FE होता और लेंथ FO प्लस FE होता। और क्योंकि यहाँ पर FE जो है और PE बराबर नहीं है, यानी ये जो A डैश B डैश जो कि इमेज है इसके लिए और ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए, वो आईपीस के फोकस के अंदर है, इसीलिए इमेज इन्फिनिटी पर नहीं बनेगा और वो वर्चुअल होगा, इनपुटेड होगा। अब QE कैसे मालूम कर ले, आपको FE मालूम है 2 और PE मालूम है 1.5, तो QE आएगा PE FE ओवर PE माइनस FE, जहां PE वहां 1.5, जहां FE वहां 10, तो जहां PE वहां 1.5, जहां FE वहां 2 रख दिया आपने, FE 2। 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3 और 1.5 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 0.5। जब 3 को डिवाइड करेंगे माइनस के 0.5 से आएगा, 3 को जब डिवाइड करेंगे माइनस के 0.5 से आएगा माइनस का 6, माइनस का 6 क्या चीज सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में तो आंसर भी आएगा सेंटीमीटर। माइनस इसका मतलब है कि इमेज वर्चुअल है और आईपीस के पीछे, तो इसका आंसर बना कि इमेज इज 6 सेंटीमीटर बिहाइंड आईपीस। अच्छा देखिए दो लेंस के बीच का फासला 20.5 है और ये यानी यहां से यहां तक 20.5 है और यहां से यहां तक 6 है, तो रिमेनिंग क्या बच गया, 20.5 में से 6 को माइनस करते हैं 14.5, यानी इमेज फाइनल जो है A डबल डैश B डबल डैश वो ऑब्जेक्टिव से 14.5 सेंटी आगे है और आईपीस से 6 सेंटी पीछे है, तो इसका आंसर लिखा जाएगा कि फाइनल इमेज इज 6 सेंटीमीटर बिहाइंड आईपीस और 14.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा बेटा न्यूमेरिकल मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपको कभी भी पहली बार लेक्चर सिर्फ सुनिए आप दूसरी बार में उस लेक्चर को जगह जगह पर रोक करके आप समझे और तीसरी बार में फिर आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आपने खुद से सॉल्व करना और चेक करते रहिएगा। देखिए बेटा क्लास में से ये अच्छा तरीका होता है न्यूमेरिकल का, क्योंकि इसमें आपको टाइम बहुत मिल जाता है, आप बड़े आराम से तसल्ली से सुकून से बैठ करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं और इस लेक्चर को आप 3-4 बार देख सकते हैं। जब आपको ये मौका मिला है तो आप यही बेनिफिट लें। अच्छा बेनिफिट मुझे भी है कि वो काम जो मैं शायद 2 दिन में करता, 2 लेक्चर में होता, वो मेरा 1 लेक्चर में हो जाता है और फिर भी 45 मिनट नहीं लगते। क्लास में तो 15-10 मिनट तो आपको चुप करवाने में लग जाता है, तो यहाँ तो वो इशू नहीं होता, तो इसलिए टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है, मेरा भी और आपका भी। इसका मतलब ये है कि अगर टाइम बच गया तो खुशी की बात नहीं है, हम उसको यूटिलाइज यूं करेंगे कि हम लेक्चर को आप लोग ज्यादा बार देखेंगे और मुझे ज्यादा टाइम फिर और बढ़ जाता है, मैं फिर प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। आपको जो मैं यहाँ पर स्लाइड बना करके देता हूँ, ये काम करता हूँ, तो मुझे कम से कम एक स्लाइड पर 2-3 घंटे लगते हैं ये सारा काम करने में। उसके बाद फिर लेक्चर को मैं रिकॉर्ड करवाता हूँ, तो टाइम तो ज्यादा ही लग रहा है यहाँ पर, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर आप सिर्फ एक बार सुनेंगे तो आपने उतना बेनिफिट हासिल नहीं कर पाएंगे जितना आप इसको 3-4 बार देखेंगे।
तो अगर आप मूवीज देख रहे हैं तो बेटा उससे बेहतर है कि आप इसको 3-4 बार देख लें, तो ये आपको बहुत देगी फायदा। और फिर भी 3-4 बार देखने के बाद आपको सवाल समझ में ना आए तो आप उसको नोट कर लें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि शायद 25 दिसंबर से ही कोचिंग खुल जाए, तो फिर हम कोचिंग में आएंगे आप लोग, तो फिर वहां पर आप लाइव सवाल पूछिएगा और मैं जवाब दूंगा आप लोगों को। लेकिन जब आएंगे तो ये लेक्चर आपके पूरे होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो मुझे दीजिए इजाजत। अब इंशाल्लाह अगला लेक्चर देखिए, आज हमारा चैप्टर 5 नहीं, सिर्फ 5 लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 मुकम्मल हो गया। और अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। मैं ये भी सोचूंगा कि मैं नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करवाऊं, वो सरप्राइज होगा, और अगला लेक्चर नए चैप्टर के ऊपर होगा बेटा। तो मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के लिए।